मालेगांव ब्लास्ट में जो अब फैसला आया 2008 के बम धमाके के मामले में सारे आरोपी बरी कर दिए गए। इसमें सारे आरोपी हिंदू थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इनके अलावा और 5 लोग थे। सबको हर आरोप से बरी कर दिया गया। जज ने कहा कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होता इन सबके ऊपर। तो अब ये चर्चा शुरू होगी ही, और अभी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है कि ये थ्योरी क्यों गढ़ी गई, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई क्या, और भगवा टेरर, हिंदू टेरर, ये शब्द जो है कॉइन किए गए और एक फैब्रिकेटेड केस में इन सब लोगों को फंसाया गया। सारी बातें अभी आज होंगी, लेकिन हम दूसरी बात ये आपको दिखा रहे थे कि ऑपोजिशन इस फैसले के बाद कैसे बच रहा है रिएक्ट करने से। कमलनाथ कहते हैं बात मत करो इसके ऊपर, अखिलेश यादव कहते हैं ट्रंप की खबर को दबाने के लिए नई खबर ये आज लाई गई है, और राहुल गांधी ने तो कमाल ही कर दिया। वो इतना इंटरेस्टिंग रिएक्शन मैं आपको फिर दिखाता हूं। पार्लियामेंट में सवाल पूछा जा रहा है, पीछे से आवाज आ रही है सवाल मालेगांव पर, और प्रियंका गांधी उनको कान में कुछ कहती है, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं सिस्टर नो, इस पर बात नहीं। सर आपको लगता है जॉब पे भी look please don't sister please don't try and digress the issue। आज की आप ट्रंप की मान लीजिए सबसे बड़ी खबर है, तो उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर है, और वो कहता है डोंट डाइग्रेस द इशू। पाटिल जी जो देखा क्या लगा? मैं तो फिर अचरज में पड़ गया। और देखिए यहाँ शंका समाधान करने की स्थिति में सिर्फ रशीद सर हैं और कोई तो है नहीं। ये जो बार बार कहा जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं राहुल गांधी वाली तस्वीरें लगाई है, कमाल की उनकी सोच है, उनका जो आइडिया है वो कमाल का है। अब यहां तो ये दिख रहा है कि उनको समझ ही में नहीं आया, प्रियंका को समझाना पड़ा। तो अभी प्रश्न फिर से उठेगा ना। ये छोटा सिर्फ इतना भर नहीं है कि मालेगांव पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो तो जाहिर है नहीं जवाब देना चाहेंगे भाई। उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, इस देश का हिंदू ऐसे सोचता है। अब उसको कैसे एक तरह से कहें कि उसको फिर से ठीक कर पाएंगे, तो नहीं दिखता है। फिर बीच बीच में उन्होंने जो किया, लेकिन ये जो छोटी सी 15 सेकंड की ये जो वीडियो है ना, ये फिर से दिखा रही कि क्या राहुल गांधी अपने तई कुछ सोचने की स्थिति में है, क्या उनका कोई थॉट प्रोसेस है, क्या बड़े मुद्दों पर स्पॉन्टेनियस त्वरित कोई प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं क्या? ये भी बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल ये बड़ा नहीं है, मतलब वो तो जो कर रहे हैं, मैं पर्सनल उस पर नहीं जा रहा, लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है ये वक्त है कि इस पर एक बहुत बेहतर तरीके से जो भी वो समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या इसको भगवा आतंकवाद को यदि आज भी समझते हैं कि भगवा आतंकवाद है, तो उस पर अपनी राय रखें कि भाई ये फैसला गलत है और इसके बाद भी भगवा आतंकवाद है। सर आज तो जो आरोप था वो सिद्ध हो गया ना, एक महीने में बीजेपी क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क नहीं पड़ता ना। राजनीतिक तौर पर आप क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन और ये यदि इससे साबित हो गया है तो कांग्रेस को अपनी राय को बहुत स्पष्ट, जैसे अभी समीर जी कह रहे थे कि सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो भूला नहीं कहा था। तो आज भी कांग्रेस के पास ये मौका है। राहुल गांधी एक नई लीडरशिप है कांग्रेस की, 2011-14 वाली नहीं है, तो वो साबित करें कि भाई ये गलती हुई थी। वैसे भी राहुल गांधी जी बहुत ही इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं करते कि कोई गलती हो तो माफ़ी मांगते। तो कांग्रेस की अगर कोई गलती है तो इस, क्योंकि मुझे लगता है केस को तो मैंने कहा है कि एनआईए की ये बड़ी गलती है कि एनआईए ये साबित नहीं कर पाई। राहुल गांधी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए बड़ी डिबेट। सर राहुल गांधी अपनी कई बात कैसे वापस ले ले? राहुल गांधी की बात थी ना जो बाद में आई, अमेरिकी एम्बेसडर से बातचीत उनकी कि देश के अंदर ये ज्यादा बड़ा खतरा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आज फिर मौका है ना। आज ये कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद भी मैं तो कह रहा हूँ यदि राहुल गांधी जी आज भी ये सोचते हैं तो इसमें भी क्या आपत्ति, वो अपनी राय साफ करें कि वो इस भगवा आतंकवाद के साथ चलना चाहते हैं। क्यों बच क्यों रहे हैं? हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि बचना नहीं चाहिए। बच रहे हैं, ये बच रहे हैं, कमलनाथ कांग्रेस वो तो इसलिए है जो अखिलेश यादव, डिंपल यादव पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने पर जो चुप रह सकते हैं, तो इस मामले पे कैसे बोलेंगे? उस पे ना राहुल गांधी बोले ना अखिलेश यादव बोले। पॉलिटिकल डिबेट के लिए कमलनाथ जी विद्वान नेताओं में से, इसलिए उनका इस को अवॉइड कीजिए। बात ही मत करो, बात ही मत करो। तो बात कैसे नहीं होगी? और कोर्ट में भी अभी तो ये जाएगा, हायर कोर्ट में भी जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन ये बड़ा पॉलिटिकल इशू है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक ये गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि बहुत से मामले इसमें जुड़े हुए हैं। और देखिए हमें पता नहीं कि पूरे उसमें जजमेंट में जज ने क्या कहा है, भगवा आतंकवाद के संदर्भ में क्या बातें कही हैं। एक साक्ष्य की या उसकी कमी की बुनियाद के ऊपर एक फैसला दिया गया है। मुझे लगता है कि सरकार को पूरी गंभीरता से एक इसमें कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी या व्हाइट पेपर के जरिए
इस चीज़ को करना चाहिए। और जो लोग दोषी थे, जिन्होंने अगर इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाई या कोई षड्यंत्र करा, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ राजनीति को सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, उनकी जो भी मंशा, राजनीतिक मंशा हो, असली काम जो होता है ये बड़ा गंभीर मामला है कि जिनके ऊपर संविधान ने एक पूरी जिम्मेदारी दी है कि वो नियम, कायदे, कानून को इम्प्लीमेंट करे। और ये सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मूल प्रश्न यही है कि हुआ क्या केस में। बिल्कुल। अब ये तो जब हायर कोर्ट में जाएगा, चैलेंज करती है इसको और जो भूल की बात सौरभ करे, भूल वाले तो मतलब एनआईए चैलेंज करेगी वैसे इसको। नहीं, देखिए, कानून न्याय संगत बात तो यही कि बिल्कुल चैलेंज करें, करना चाहिए। लेकिन याद होगा जो बाबरी विध्वंस के मामले को भी जो सीबीआई ने चैलेंज किया था और अदालतों में गई था, बाद में उसका मामला मैं सर इसके मैं एक्चुअली इसकी पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहा हूं जी। ये आज ही आया ये फैसला बीजेपी के लिए क्या सिद्ध करने वाला और क्या मौका देने वाला है, और विपक्ष को कितना असहज करने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से कल जो अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, यह जो पूरी थ्योरी गढ़ी गई थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को और संघ को भी खास तौर से, क्योंकि जब यह घटना घटी थी उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे। कई नेताओं ने कहा था कि जब जांच बढ़ेगी तो सनातन संस्था के लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ के भी लोग इसमें शामिल के कड़ी निकली। बड़े नाम उछाले जाते थे, बिल्कुल बड़े नाम उछाले गए थे। ये भी टॉप लेवल पर मुझे लग रहा है कि जब सच बाहर आ गया है तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोलेगी, संगठन बोलेंगे कि किस तरीके से। और जज ने सबूतों के अभाव में, आज देखिए जो गुलाटी साहब का जो जजमेंट आया है उसमें, लाहौटी साहब का जो जजमेंट आया है उसमें सबूतों के अभाव में नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा पूरी थ्योरी गलत है, उन्होंने सारी चीजों को उड़ा दिया एक झटके के अंदर कि फॉरेंसिक के लिए जो आपने भेजा वो सारा मैनिपुलेट किया हुआ था। एक भी जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि सबूत पेश नहीं कर पाया, सबूतों के अभाव में या संदेह का लाभ देकर मैं इनको छोड़ रहा हूं। पूरी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। कहीं ये नहीं माना कि कोई एक भी चीज जांच एजेंसी ने, चाहे वो स्टेट की रही हो, एनआईए की रही हो। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बात बहुत दिग्विजय सिंह के रिएक्शन की वेट कर रहे हैं। क्या आ गया रिएक्शन उनका? एक लाइन सिर्फ ये, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने बाकायदा कहा है कि उनको टॉर्चर करके कहा गया कि संघ के टॉप लीडरशिप का नाम ले लो, योगी आदित्यनाथ का नाम ले लो, कह दो कि संघ के कहने पर हमने किया था। तो ये सामान्य नहीं मामला है। और पॉलिटिकल तो ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव तो हर कोई गढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया उसमें बहुत स्पष्ट दिखता है कि पूरी एटीएस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, एविडेंस प्लांट कर रही थी और जान। एक मिनट दिग्विजय सिंह को सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देते हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर ना रहे होते 2 बार के मध्य प्रदेश के, तो मैं कहता कितने मासूम हैं ये, कि बातें कितनी मासूमियत भरी लग रही थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी बन नहीं सकता। 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने प्रज्ञा के खिलाफ लड़ा है और चुनाव प्रचार में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भोपाल की जनता तय करे कि जो मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी है जिसने आतंकवाद किया है, आप उसको प्रतिनिधि चुनना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो। उन्होंने तो पूरा मालेगांव ब्लास्ट का, और जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि प्रज्ञा को जिताकर 1.5 लाख वोटों से कि हम उसको नहीं मानते कि वो आतंकवादी और अपराधी है। उन्होंने तो इनकार ही कर दिया, हिंदू टेरर किसी ने नहीं कहा। आरएसएस की साजिश 26/11, वो एक उर्दू के संपादक महोदय थे, उनकी पुस्तक थी। और यही दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट और आजकल जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं कृपा शंकर सिंह, ये तीनों लोग मुंबई में उसका लोकार्पण करते हैं। छूटते ही कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बोलता था अरे हिंदू आतंकवादी नहीं। मैं तो समझ नहीं पाता कैसे वो बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी कहे कि हिंदू आतंकवादी। और ये बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी धर्म के हिसाब से, किसी रिलीजन, मजहब के लिहाज से सबको आतंकवादी कहना उचित नहीं है। लेकिन यहां पैरेलल भी खींचना कि हिंदू आतंकवाद नहीं, इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, ये आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हिंदू कहीं भी हिंदू बनाने के लिए, आतंकवाद करने के लिए नहीं जा रहा है।
ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड हिंदू टेररिज्म की न तो कोई दूर दूर तक है, और कुछ लोग तो यहां तक कि नाथूराम गोडसे को भी कह देते हैं। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था, उसके लिए उसको जो कुछ भी आप कह सकते हैं कहें, लेकिन आतंकवादी हिंदू कहना, और जब आप इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं तो आप उस आधार पर कहते हैं जब ISIS दिखता है, जब अल-कायदा दिखता है, जब भारत के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को इस्लामिक उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश होती है, तो दोनों का फर्क है। इसलिए ये चर्चा जब हम करें तो ये डिफरेंशिएशन तो रहेगा ही रहेगा। त्रिपाठी जी देखिए, सैद्धांतिक रूप से त्रिपाठी जी बात सही कह रहे हैं। देखिए, धर्म और आस्था की चीज़ों का दुरुपयोग होता है। हमने पंजाब के टेररिज्म के समय देखा कि बहुत सारी बातें सिखों को भी एट्रीब्यूट करके की जाती थी, ये अनुचित है, लेकिन उसका वो होता है एक लंबी डिबेट है। लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जो बात कह रहे थे, उसकी मैं आपके माध्यम से सौरभ इंडिया टीवी के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने दिखाया कि कैसे साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया था, कैसे उन्होंने बताया कि कर्नल पुरोहित को बाध्य किया गया, तमाम चीज़ें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोगों पर, ये लोग जो थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र के मंत्री या राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है सिस्टम में? हमारे यहाँ इसका कोई स्कोप है? नहीं तो हम तो टीवी डिबेट में हमेशा कहते रहेंगे जिन्होंने ये टॉर्चर किया, यूनिवर्सिटी बचअप किया, स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन किया, इल्जाम जोड़े गए, ये पुलिसकर्मी होंगे, ये ATS के सदस्य होंगे, तमाम इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? इसके ऊपर सरकार कुछ बताएगी? हम उम्मीद करते हैं कि मामला जब ऊपरी अदालत में जाए तो ये सारी बातें भी वहां पर हों, इन सारे विषयों के जवाब भी मिले। बस एक माजिद मेमन साहब का मैं रिएक्शन देख रहा था, वो बताता चलूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल एजेंसी NIA केवल टेरर केसेस करती है, स्पेशल अदालत NIA कोर्ट केवल NIA की केसेस सुने जाते हैं। उसमें कितने केस होंगे उस अदालत के पास जहां ये मामला सुना जा रहा होगा? उन्होंने कहा हद से हद 2 साल, 2 साल में ये फैसला आना चाहिए था, 17 साल लग गए। इसलिए बनाते हैं फिर हम स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल एजेंसी। नहीं, ये दुरुस्त बात है, 14 साल ये लॉजिकल है। हाँ बिल्कुल सही। और इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में जब अमित शाह कहते हैं कि 3 साल के भीतर हम देंगे, तो उसकी भी देश प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए उस खबर की बात करें जिस पर बात करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आतुर हैं। देश के लिए चिंता की बात तो है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक तरफा भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और ये 1 अगस्त से लागू होगा। इसके ऊपर पेनल्टी अलग लगेगी। तो कौन सा जुर्म किया है भारत ने? इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील करने की इच्छा जताई थी, लेकिन डील पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि ये 1 अगस्त की डेडलाइन आई कहां से, क्योंकि 1 अगस्त तक भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया, शुरुआत में लगाया था टैरिफ उन्होंने 26% का, उसको होल्ड कर लिया गया था कि जब तक हमारी बात हो रही है ट्रेड डील को लेकर के, तब तक हम उस टैरिफ को रोक लेते हैं। और 1 अगस्त तक एक इंटरिम ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। अमेरिका उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानता है और हम कहते हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर अभी भी हम लोग हैं, अभी अमेरिका की टीम आएगी। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने कहा 1 अगस्त की डेडलाइन तो आ गई, इंटरिम ट्रेड डील नहीं हुई, तो अब टैरिफ लगेगा। फिर उन्होंने इससे आगे बढ़कर कहा कि ये टैरिफ, पहली बात तो इसलिए क्योंकि हमारा बहुत ट्रेड इंबैलेंस है, भारत के बाजार में हमारा उत्पाद बहुत कम बिकता है, हमारी मार्केट उनको पूरी तरीके से मिली हुई है, और भारत ने नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स भी लगा रखे हैं, जैसे हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये बंद कर रखे हैं, इसमें विदेशी कंपनियों को हम नहीं आने देते। डेयरी है तो वो चाहते हैं कि ये खोले जाएं। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदता है। आज जब यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है रूस, तो उसको सबसे ज्यादा जो इसके लिए पैसा मिलता है वो तेल से ही मिलता है, और इसके 2 बड़े खरीदार हैं भारत और चीन। ये बात सही है, भारत को सस्ता तेल मिलता है इसलिए भारत खरीदता है। दूसरा उन्होंने कहा ये रूस से हथियार भी खरीदते हैं। अब इसमें वो आधी सच्चाई बता रहे हैं। अब ट्रंप ने खुलकर भारत पर निशाना भी लगा लिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है। तो कैसा मित्र है जिसके ऊपर आप जिससे इतना लगान वसूल रहे हो आप? अब व्यापार में कई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदने के लिए भारत को अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्स का इस्तेमाल नहीं करते। वहां उन्होंने लिखा, याद रखें भारत हमारा दोस्त है, लेकिन बरसों से हमने उनके साथ बहुत कम व्यापार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है, और अब देखना है कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah. Look, India's been, they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, अब आपने देखा, अब उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया। वो कहानी अलग से करेंगे।
ट्रंप ने भारत को दोस्त बताते हुए टैरिफ भी लगा दिया। अब इसके पीछे क्या वजह हैं, कुछ जरा उनकी बात कर लेते हैं। भारत का रूस से हथियार और तेल खरीदना, रूस से कारोबार की वजह से ट्रंप का नाराज होना, ब्रिक्स में अपनी अलग करेंसी से के कुछ चलाने की बातें होने से ट्रंप का नाराज होना, अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के मार्केट खोलने के लिए भारत तैयार नहीं है, यह भी उनकी नाराजगी है, और अमेरिकी सामान पर भारत ज्यादा टैक्स लगाता है। भारत अमेरिका को सामान बेचता ज्यादा है और उससे खरीदता कम है। You mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty, and are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. अब इसमें एक बात आपको समझने की, क्योंकि बहुत से लोग बहुत परेशान हैं इस खबर को लेकर के। ट्रंप ने बहुत सारे देशों के ऊपर ऐसे ही टैक्स लगाया। चीन के ऊपर तो 100% टैक्स लगा दिया, 125% टैक्स लगा दिया। चीन ने भी पलट के लगा दिया। फिर बैठे दोनों बात कर रहे हैं, और उसके बाद अभी उनकी बातचीत जो, अच्छा, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, वो आपको सुनाते हैं। अभी तक आई हैं कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। यू कैनॉट falsify the truth by your diabolical design for too long. Truth has an uncanny habit of reappearing with alarming regularity. वही बात इसमें हुई है। मैं तो थोड़ा अब आपको हम रिकॉल के लिए कहना चाहते हैं। याद होगा, गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक्स पर आज भी है
जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। तो दो गृह मंत्री और राहुल गांधी। और मुझे याद है कि उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो चिदम्बरम की टिप्पणी पर मुझे प्रेस करने का अवसर मिला था 11 अशोक रोड में। और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं, तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। जिस महाभारत में रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। तो पूरे देश में इतना बवाल हुआ कि बाद में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा, जनार्दन द्विवेदी थे उस समय, उनको आना पड़ा, वो भी उतना नहीं कर पाए। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। याद करिए, जब बिहार में 2005 का चुनाव था, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी बनर्जी, उन्होंने एक कमेटी लालू प्रसाद रेल मंत्री से बनवाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि कार सेवकों ने अपने स्टोव से ही आग लगाई थी। और वो भी मैंने प्रेस किया था जब आया था वो, तो मैंने कहा था ये बिकी हुई रिपोर्ट है और जज साहब की हिम्मत है तुम उस पर कार्रवाई करें, कुछ नहीं कर सके। याद करिए, इशरत जहां केस में अमित शाह को फंसाया गया था कि नहीं फंसाया गया था, याद है कि नहीं आपको? 2 बिके हुए विटनेसेस को खड़ा किया गया था और भारत के गृह मंत्री को महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, शायद 1 साल के ऊपर। और जब उनको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 साल गुजरात से दरबदर कर दिया था। और आज मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा, दैट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग। और मैंने उसको पूरा एग्जामिन किया है लीगली अपने अनुभव से। कोई एविडेंस नहीं था अमित शाह के खिलाफ। तो अमित शाह को फंसाओ, वो भगवा आतंक बताओ, मालेगांव केस बताओ। और अब मैं आपके सामने इसका दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं, ये आप नोट करें, बिकॉज बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था। इसमें सिमी के 2 मुखिया सफदर नौगोरी ने अपनी भूमिका स्वीकार की थी और 2 पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी को पकड़ा गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि मोड़ना था भगवा आतंकवाद की ओर। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में स्थानीय पुलिस ने हुजी संगठन से जुड़े 100 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सबों को छोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर बम ब्लास्ट में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी और उस समय के एक आरोपी भवेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे पर बड़े लोगों को फंसाने के लिए दबाव देने की बात कही थी। और 26/11 मुंबई हमले में भी आपको मालूम ही है। अब मैं थोड़ी तारीख आपको बता देता हूं कब कब यह हुआ है। 17 दिसंबर 2010 को विक्की लीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को जो बताया, तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम ने राज्य के पुलिस डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे,
और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ सुन तो लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सब भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो, सब चीज आपको देखना पड़ेगा। हाँ तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, हैं? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को किसने मारा?
सब छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी मालेगांव ब्लास्ट पर सवाल उठा रहे थे, बड़े टेक्निकल पहलू भी उन्होंने उठाए। मिलिट्री ग्रेड का RDX था तो वो कहां से आ गया, मोटरसाइकिल किसकी थी, सारी बातें उन्होंने कहीं। न्याय नहीं मिला, ये बात तो ठीक है कि न्याय नहीं मिला, 6 लोगों की मौत हुई, उनका हत्यारा कौन है ये पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब बड़े वकील हैं, इसलिए वो कानूनी नुक्ताचीनी बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी जो अभी दलीलें वो दे रहे थे और पत्रकारों से कुछ उनकी झांझां भी हो रही थी, क्योंकि कुछ और सवाल पूछ रहा होगा, वो ओवैसी साहब एंटरटेन करना नहीं चाह रहे थे। अभी तो पिछले हफ्ते ही तो शायद 180 लोग मरे थे मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स में, उसमें भी 26/11 से अलग मामला। उससे पहले लोकल ट्रेनों में बम फटे थे, 180 लोगों की मौत हुई थी घाटकों पर। सबको बरी कर दिया हाईकोर्ट ने, सबको बरी कर दिया, साक्ष्य का अभाव। तो आज उनको लग रहा है कि बड़ी नाइंसाफी हो गई। उस दिन ओवैसी साहब कह रहे थे कि इन लड़कों ने जो इतने साल जेल में बताए उसका हर्जाना कौन देगा। साध्वी प्रज्ञा नहीं पूछ सकती, 17 साल मेरे ऊपर ये तलवार लटकी रही थी, मुझे हर्जाना कौन देगा। तो दोनों तरफ अपनी अपनी मीठी मीठी नहीं चलेगी। आप फिर वकील हैं तो फिर आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। ये अपील में जाते हैं, क्या पता कन्विक्शन हो जाए इनमें से किसी की जो आज बरी हुए। ट्रेन बॉम्बिंग वाले केस में हाईकोर्ट ने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या पता कन्विक्शन दे दे। एक कोर्ट के फैसले के आधार पर ना तो इतना प्रसन्न होना चाहिए और ना बहुत मायूसी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा जुडिशियल सिस्टम है।